आपके जो मेजर मोक्ष वाले प्लैनेट हैं, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, ये किसी ना किसी तरह से मोक्ष प्लैनेट से रिलेशनशिप बना रहे हैं। अच्छा। हाँ? मान लीजिए कि मंगल अष्टम राशि में है, राइट, बृहस्पति 12वीं राशि में है, राइट, तो एक अच्छा संबंध बन गया। यस। 12वां भाव एसोसिएशन हो गया, 8th भाव एसोसिएशन हो गया, मंगल एसोसिएशन हो गया, राइट, और सूर्य आ गया। तो बहुत सारी कंडीशंस हमारी मीट हो गई। तो ये एक बहुत क्लियर प्रिंसिपल है, सबको देख लेना चाहिए उनका 12वां भाव क्या है। वो डिफाइन करेगा कि आपका रियल पर्पस क्या है, आपके सोल का पर्पस क्या है इस टाइम पे। अच्छा मैम, कई लोगों में मैंने देखा है कि एक तो जन्म लिया उन्होंने और जन्म लेने के बाद ही माता पिता के अंदर एक इंट्यूशन आई या उनको कहीं से शिक्षा मिली कि हम तो इसको धर्म के रास्ते ही बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर ही बड़ा करेंगे, और बच्चे को बचपन से वो एनवायरनमेंट मिला कि उसको एक अध्यात्म की समझ डेवलप हुई, धर्म की समझ डेवलप हुई और बचपन से वो वैसे ही रास्ते पे चल रहा है। दूसरा सेट ऑफ पीपल मैंने देखा है कि उन्होंने बचपन से बिल्कुल अगेंस्ट कहते हैं ना कि एथीस्ट वाले कल्चर में पले बढ़े, उनका माइंडसेट भी एथीस्ट का या था। अपने धर्म पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो, दूसरा धर्म अच्छा है या ये सत्य इस नहीं तरीके है। की, लेकिन अचानक से उनके जीवन में बदलाव आया और वो धर्म के रास्ते पर बढ़ गए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर बढ़ गए। तीसरा सेट ऑफ पीपल मैंने ये देखा है कि जीवन के 35-40 साल तो सिर्फ भर के कमाई की है, बिजनेसेस बनाए हैं, बड़े से बड़ी चीज़ें खड़ी करी हैं और एकदम से सब छोड़ दिया। तो ये तो क्या ये दशाओं पे निर्भर करता है कि आप कब छोड़ेंगे और कब आप इस रास्ते आएंगे? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। देखिए, हम सभी की आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी इस जर्नी को शुरू कर चुके हैं। तो प्रश्न ये आता है कि अगर मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर चुका हूँ तो क्या मैं मोक्ष की तरफ बढ़ रहा हूँ या मुझे कभी जीवन में लालसा होगी मोक्ष की? देखिए, एक तो तरीका है कि आप अपने जीवन से ये अंदाज़ा लगाएं जो आपकी डिज़ायर्स हैं या डिज़ायर्स नहीं हैं उससे अंदाज़ा लगाएं, और दूसरा इसका तरीका है ज्योतिष विद्या, कि क्या आपका बर्थ चार्ट या नवांश बता रहा है कि इस जन्म में आप इस यात्रा को शुरू कर भी पाएंगे या नहीं। ये संभव है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन्हें देखना पड़ता है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने कुछ आसान से कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया है जो आप घर बैठे अपनी पत्रिका को देखकर जान सकते हैं। इसमें D1 यानी कि आपका बर्थ चार्ट और D9 यानी कि जो नवांश कुंडली होती है वो बहुत मैटर करती है। आपकी कुंडली में जो आत्मकारक यानी कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस विषय को जानने के लिए। साथ ही साथ चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों ग्रहों की एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि क्या इस जीवन में मोक्ष मिलेगा, क्या इस बर्थ के साइकिल से, जन्म मरण के साइकिल से आप मुक्त हो पाएंगे इस जीवन में। तो आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ इस पॉडकास्ट में। आज की जो मेहमान जुड़ रही हैं उनका परिचय कराती हूँ। मेरे साथ जुड़ रही हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड साधक निधि मलिक मैम। मैम, बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच इला जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। मैम, आज हम कुंडली के एक बहुत ही सुंदर विषय को डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि हमारे जितनी भी ऑडियंस है ना, सबकी आध्यात्मिक यात्रा तो शुरू हो गई है। अगर वो इस पॉडकास्ट तक आए हैं तो वो जानना चाहेंगे कि क्या मेरा बर्थ चार्ट, मेरी कुंडली कहीं ना कहीं किसी भी रूप में मोक्ष की यात्रा की तरफ इशारा कर रही है, या तो मोक्ष मिल जाए इस जन्म में, या शायद मैं एक यात्रा तो शुरू कर दूं। तो आज हम उन कॉम्बिनेशंस को, यूनिक कॉम्बिनेशंस को समझेंगे। बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है ये पॉडकास्ट, बिकॉज ये एक बहुत सुंदर और अत्यंत ही मतलब मेरे दिल के बहुत प्रिय जर्नी टॉपिक है मोक्ष का। तो क्योंकि हम मोक्ष और सैल्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम पहले गुरु प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। मैं अपने गुरु से परमिशन लेती हूँ इतने बड़े टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि अगर उनकी कृपा होगी तो मैं जस्टिस कर पाऊंगी। सो मेरा प्रणाम है मेरे गुरु ओम स्वामी जी को।
सबसे पहले तो मैम हम कौन सी सबसे पहली चीज़, मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि मैम एक बार मेरी कुंडली देखकर बताइए कि क्या मोक्ष के लायक लेकर आया हूँ मैं बर्थ चार्ट, तो आप सबसे पहली चीज़ कौन सी देखेंगे? सबसे पहली चीज़ इलाजी हम देखेंगे मोक्ष राशियाँ, मोक्ष राशियाँ। राइट, विच इज़ फोर्थ राशि विच इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो एट्थ, और ट्वेल्थ विच इज़ स्पाइसिस, मीन राशि। मीन राशि। फिर हम देखेंगे इन राशियों के स्वामी को, ओके, चंद्रमा, ओके, मंगल और बृहस्पति, क्योंकि मन के बिना कुछ नहीं होता और उस मन को वो शक्ति मिलनी चाहिए कुछ करने के लिए, विच इज़ एट्थ विच इज़ मंगल, और उस शक्ति को वो ज्ञान मिलना चाहिए, विच इज़ बृहस्पति, वो विजडम होना चाहिए, विच इज़ बृहस्पति। तो जब ये इन तीनों को हमें देखना होता है, और इसके साथ हम सबसे बड़ी चीज़ एक और देखते हैं, वो हम देखते हैं सूर्य को, क्योंकि सूर्य हमारे नेचुरल आत्मकारक है, राइट। सूर्य हमारे पंचम भाव के भी स्वामी हैं, जो पूर्व पुण्य भाव है, कि हम पूर्व जन्म से क्या हम कुछ करते आ रहे हैं, क्योंकि मोक्ष ऐसे तो मिलेगा नहीं, हम कई जन्मों से करते आ रहे हो तभी मिलेगा, तो क्या हम अपने पिछले जन्मों से कुछ करते आ रहे हैं। और यही सूर्य हमारे एंसेस्टर्स भी हैं, हमारे पिता भी हैं, और हमारे पिता हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो हमने बृहस्पति को देख लिया गुरु के आशीर्वाद के लिए, तो हमें सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हम प्राइमरीली, अगर हम सबसे पहला स्टेप देखें, हम ये देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी के भी चार्ट में, और मैं सबसे कहूँगी कि आप जो जो मोक्ष की कामना करते हैं अपने चार्ट को खोल के देख लीजिए कि आपके चार्ट में क्या ज़्यादातर प्लैनेट मोक्ष राशियों से संबंध बना रहे हैं, या आपके जो मेजर मोक्ष वाले प्लैनेट हैं, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, ये किसी ना किसी तरह से मोक्ष प्लैनेट से रिलेशनशिप बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कि मंगल अष्टम राशि में है, राइट, बृहस्पति 12वीं राशि में है, राइट, तो एक अच्छा संबंध बन गया, यस, मोक्ष आपका स्ट्रांग हो गया और आपको वो दशाएं मिल गई। तो ये लोग देख सकते हैं कि जब जब बृहस्पति में मंगल आएंगे या मंगल में बृहस्पति आएंगे, महादशा छोड़ दीजिए, प्रत्यंतर दशा में देख लीजिए, अंतरदशा बृहस्पति की आएगी हर में, और उसमें प्रत्यंतर मंगल का आ सकता है, या मंगल का प्रत्यंतर आ सकता है, उसमें अंतर बृहस्पति का आता है। तो आप लोग अपने ज्ञान को एक्सपैंड करेंगे, और ज्ञान आपका ज़्यादातर जो है वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ होगा, और मूड्स भी वही हो सकते हैं, और मंगल उस मूड को एनर्जी देगा। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा मूव कर रहे हैं, चंद्रमा तो बदलते ही रहते हैं, तो उसको एनर्जी देगा। तो ये हमने एक बहुत बेसिक चीज़ देख ली। उसके बाद हम देखिए कि आपका जो आपके नक्षत्र हैं, अगर वो मैक्सिमम फोर्थ पदा में है, अच्छा, क्योंकि वो फिर से फोर्थ पदा मोक्ष का हो गया, मतलब आपका सारा एसोसिएशन जो है मोक्ष से आ रहा है। नेचुरली जब वो फोर्थ पदा में होंगे, इसका जो देखने का तरीका है, नहीं आप नक्षत्र के पदा समझ पा रहे हैं, तो आप देखिए कि नवांश में क्या वापस प्लैनेट इधर से मोक्ष से उधर मोक्ष में राशि में जा रहे हैं, राइट, या इधर धर्म से मोक्ष में जा रहे हैं। और थर्ड चीज़ जो हम देखेंगे कि क्या धर्म और मोक्ष का संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि धर्म के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, राइट। काम के साथ भी आपको मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको मोक्ष की तरफ ड्राइव करते हैं। वो 12वीं राशि में पाइसेस में उच्च के होते हैं, तो शुक्र के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। संजीवनी विद्या के ज्ञानी हैं, तो आपको ये भी देखना है कि बहुत ज़्यादा मोक्ष अर्थ से तो नहीं संबंध बना रहा, ओके, धर्म से बना रहा है, और इवन काम भाव की कौन सी राशि से बना रहा है, हाँ जी, है ना। मतलब अगर 11th से बना रहा है तो वो कामना अलग कामना है, 7th से बना रहा है अलग कामना है, लेकिन 3rd से बना रहा है तो वो फिर भी डिफरेंट कामना है, वो फिर भी आपको एसोसिएट कर सकते हैं, बिकॉज वो चाइल्ड लाइक कामना है। वो कामना अगर मोक्ष से बना रही है तो आप बच्चे हैं और आप मोक्ष की तरफ वॉक कर लेंगे, लेकिन 11th की पकी हुई कामना है और 7th की लस्ट वाली कामना है,
अलग कामना है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किन से, तो ये 4 प्रिंसिपल्स अगर लोग देख लें तो बहुत आसानी से पता लग जाता है कि क्या आपकी जर्नी मोक्ष की तरफ है कि नहीं है। बिल्कुल मैम, इसके अलावा D9 का भी क्या कोई महत्व होता है? ये तो हमने बर्थ चार्ट पे बात करी और बर्थ चार्ट को फिर D9 से हम मैच कर रहे हैं कि इधर धर्म राशियों से अगर मोक्ष राशियों में जा रहा है या काम से भी शायद मोक्ष में अगर जा रहा है, D9 का इसमें क्या वैल्यू है? देखिए, एक जैमिनी ऋषि ने एक सूत्र दिया था जो है कारकांश लग्ना। कारकांश लग्ना इज बेसिकली, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हम अपनी लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी को पढ़ते हैं। अच्छा, अब सबका सवाल ये आएगा कारकांश लग्न क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो जैमिनी ऋषि के जो कारक थे वो प्लैनेट की डिग्रीज पे बेस्ड थे और 7 कारक दिए उन्होंने, जिसमें राहु और केतु को आउट रखा गया कि राहु और केतु को कारकत्व नहीं मिलेगा। और ये कारक शुरू होते हैं आपकी आत्म कारक से लेके दारा कारक तक, माने आपकी आत्मा, आपकी सेल्फ जर्नी और आपके सामने की जर्नी पे ख़त्म होते हैं, विच इज़ अ दारा, विच इज़, क्योंकि अल्टीमेटली आप और आपके सामने वाले, आप और आपका पार्टनर, किसी भी यज्ञ में आप पार्टनर के बिना नहीं कर सकते, स्पाउस के बिना यज्ञ नहीं पूर्ण होता है। ब्राह्मणों में स्पेशली शादी की जाती है कि अगर आपको यज्ञों को, आपने कुछ साधना करी तो यज्ञों को पूर्ण करने के लिए। तो आत्मा, बहुत आत्मकारक को हम देखते हैं इसमें कारकांश लग्न के लिए। आत्मकारक वो प्लैनेट होता है जो आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का होता है, कोई भी डिग्री हो, चाहे वो इवन 29 डिग्रीज भी हो तो भी वो आत्मकारक होगा, क्योंकि वो हाईएस्ट डिग्री है। अब वो हाईएस्ट की डिग्री को आत्मा की कारकत्व क्यों मानी जाती है? वो इसलिए माना जाता है कि आपकी वो प्लैनेट ने इतनी जर्नी ट्रैवल की है, इतनी डिग्रीज ट्रैवल की हैं और वो अब इतना आके मैच्योर हो गया है। ओके, वो राइपन्ड वाइन वाला है ना, वाइन विच इज़ ओल्ड इज मच मोर बेटर, या चावल जो पुराना चावल कहते हैं ना, पुराना चावल है, तो वो वाली बात है। तो वो उसने इतनी जर्नी ट्रैवल कर ली और उस प्लैनेट ने आपका इतने समय तक साथ दिया, मैक्सिमम साथ उस प्लैनेट ने आपकी जर्नी का दिया। क्योंकि उस प्लैनेट ने मैक्सिमम साथ दिया, उस प्लैनेट की चित्त की मेमोरीज सबसे ज़्यादा हाई हैं, इसलिए वो आपका सोल का कारकत्व बन गया। सो जैमिनी ऋषि ने जो उसको आत्मा कारक इसलिए माना इसको, क्योंकि वो मैक्सिमम ट्रैवल्ड है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस्ड है, मैक्सिमम विजडम उसके पास है। अब ये आत्मा कारक आपने अपनी कुंडली में आइडेंटिफाई कर लिया, वो आपने लग्न चार्ट में देखा, वो नीचे टेबल होता है, टेबल में डिग्रीज लिखी होती हैं, तो डिग्रीज आप देख लीजिए, मैक्सिमम डिग्री वाला प्लैनेट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये आत्मकारक प्लैनेट, मान लीजिए ये मंगल है, अब ये मंगल जाके आपके नवांश में कहाँ बैठा है, ठीक है। सो अज्यूम करिए ये मंगल आपकी छठी राशि में बैठ गया। अब ये छठी राशि जो है या छठा भाव जो है, ये आपका आत्मकारक का भाव हो गया और इसको हम कहते हैं कारकांश लग्ना। अच्छा, राइट। अब वो मंगल मान लीजिए आपकी लगन चार्ट में वो अष्टम में बैठा हुआ है, ठीक है, अष्टम से वो 6th में आ गया, D9 में, राइट। तो अष्टम का मंगल छठे में चला गया, तो D9 से अपने आप ही 6-8 का संबंध बना रहा है, राइट। अब उसको आपको स्टडी ऐसे करना है कि उस हाउस को अपना लगन बना लो, तो ये कारकांशा लग्न हो गया और आपका वो चार्ट हो गया। अब आप इसको स्टडी करिए। कारकांश लग्न का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑफ कोर्स वो प्लैनेट तो होता ही होता है। अब देखिए उस प्लैनेट का 12वां भाव क्या है, राइट, क्योंकि 12वां मोक्ष तल है, एंड ऑफ लाइफ है। कारकांश का 12वां भाव, और ये भी कहा जाता है कि नवांश का 12वां भाव आपकी एग्जैक्टली प्रीवियस लाइफ को डिफाइन करता है। कारकांश का 12वां भाव बहुत क्लियरली आपकी प्रीवियस जन्म की साधनाएं या एसोसिएशंस, या आपका क्या एसोसिएशन रहा है मोक्ष से, सैल्वेशन से, लिबरेशन से, आपकी डिज़ायर रही ने, उसको डिफाइन करता है। तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें
कि मंगल आपका आत्मकारक है और 8वें भाव के मतलब बर्थ चार्ट में 8वें भाव से नवांश में वो 6ठे भाव में गया, तो 6ठे भाव का 12वां 5वां भाव हुआ। 5वें भाव को देखना है। 5वें भाव को देखना है। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि 6ठे भाव को अपनी लगन बना लो। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम करते हैं कि उसका लगन जो है नवांश का वो एरीज है, क्योंकि 1 2 3 4 काउंट करना सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6th हाउस हो गया और 6th राशि हो गई। हाँ हाँ। ठीक है, अब इसको हम लगन में ले आए 6th राशि को। जब हम 6th राशि को लगन में ले आए तो उससे प्रीवियस भाव क्या हो गया, 5वां। वो एनी विच वेज आपका पूर्व पुण्य भाव हो गया। और वो किसका हो गया, सूर्य का। सूर्य का हो नेचुरल गया, आत्मकारक जो आपके नेचुरल आत्मकारक है। बहुत क्लियरली ये डिफाइन करता है। देखिए हमने एग्जाम्पल भी ऐसा ही ले लिया जो कि बहुत क्लियरली बता रहा है कि वो आत्मा बनी ही सैल्वेशन के लिए है। तो जो वो जर्नी पिछले बर्थ में करती आ रही है वो इस जर्नी को कंटिन्यू करेगी। और अगर मंगल आ गया और ये मंगल मान लीजिए अष्टम का ही था, तो ये साधनाओं में डीप जाएंगे, तभी जाएंगे जब इनको मंगल का सपोर्ट मिलेगा। राइट या मंगल के साथ बैठे हुए प्लैनेट, या तो मंगल की डिपेंडिंग ऑन मंगल की पोजीशन क्या है, या तो मंगल की दशा में महादशा में होगा या मंगल के प्लैनेट साथ बैठे हुए प्लैनेट की महादशा में होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक केस आए थे जिनके मंगल के साथ राहु बैठे हुए थे, मंगल उच्च के थे और अष्टम भाव में थे। उनकी मंगल की दशा तो बहुत अच्छी गई करियर के हिसाब से, सब कुछ लिहाज से, लेकिन राहु की दशा में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और वो बिल्कुल मतलब जैसे कि ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, क्योंकि यही प्लैनेट उनके मंगल उनके आत्मकारक थे, उच्च के थे और उच्च मेरे ख्याल से डीप एक्सॉल्टेशन में थे जो 28 डिग्रीज पे होते हैं। तो वो उच्च उनके आत्मकारक, उन्होंने जर्नी को ऐसे कर दिया। तो अब आप, क्योंकि अगेन उस केस में आपका 5th आत्मा सूर्य एनी विच वेज, जैसे मैंने पहले बोला था कि हम सूर्य को भी देखते हैं। 12वां भाव एसोसिएशन हो गया, 8th भाव एसोसिएशन हो गया, मंगल एसोसिएशन हो गया, राइट, और सूर्य आ गया। तो बहुत सारी कंडीशंस हमारी मीट हो गई। तो ये एक बहुत क्लियर प्रिंसिपल है, सबको देख लेना चाहिए उनका 12वां भाव क्या है। वो डिफाइन करेगा कि आपका रियल पर्पस क्या है, आपके सोल का पर्पस क्या है इस टाइम पे। हाँ, क्योंकि मैम देखिए हमारे पास फ्री विल है, तो सोल अगर पर्पस लेके आई है कि मैं मोक्ष के रास्ते बढ़ूंगा, लेकिन फ्री विल के तहत हमने अपने कर्म ही ऐसे कर लिए कि मैं तो उस रास्ते पे जा ही नहीं रहा हूँ, 60 साल 70 साल मैंने ऐसे ही बिता दिए, तो मोक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि कर्म वैसे नहीं किए हैं। हाँ बिल्कुल, पर 60 साल 70 साल बिता दिए, क्या पता अगले 10 साल में क्या लिखा हो आपके लिए। हाँ। दशा आ गई वो वाली, तो आपको कुछ नहीं पता कि आपका क्या होगा। अच्छा मैम एक बात बताइए, दशा भी तो हमारे बर्थ नक्षत्र से तय Absolutely. होती है। एब्सोल्युटली। तो आपको भगवान ने तो क्या, आप अपने प्रारब्ध से जो भी लेकर आए हैं वो आपका बर्थ चार्ट है। आप प्लैनेट्स तो वो लेके आए हैं, प्लेसमेंट्स तो वो लेके आए हैं, लेकिन आपकी दशा ही नहीं आई पूरे जीवन भर, तो ये तो एक तरीके से अन्याय हो गया आपके साथ। नहीं, आपके साथ अन्याय नहीं हुआ, ये आपने पिछले जन्म में कुछ अपने उस जर्नी को उस स्थान पे छोड़ा कि आप इस जन्म में कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे। ओके। आपने या एज अ सोल आपने चूज करा कि ये जन्म मेरा केवल आर्थिक, केवल मटेरियल गेन्स के लिए और मटेरियल हैप्पीनेस के लिए। तो आई वुडंट से कि अन्याय है, बिकॉज मोक्ष इज अ स्थिति, मोक्ष इज नॉट एनी पॉइंट, इट्स अ जर्नी। और वो जर्नी आपकी लिबरेशन की, आपको वो स्माइल, जैसे आपके अभी चेहरे पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आ रही है, ये भी एक मोक्ष की स्माइल है, कि मैं अभी करंट जर्नी में बहुत खुश हूँ अपनी, राइट। तो ये आपको ऐश्वर्य से भी मिल सकती है, ओके, ये आपको धर्म से भी मिल सकती है, ये आपको अर्थ से भी मिल सकती है, और ये आपको काम भावना से भी मिल सकती है। तो ये तीनों तरह से मिल सकती है। बट अब वो आप उसको किस लेवल पे ले जाते हो और किस तरह से करते हो वो डिपेंड करता है। तो आपको शायद शुक्र की दशा मिल रही है, ओके, लेकिन आपने इस शुक्र की दशा को अपनी फ्री विल के थ्रू, आपने तय तो करा कि मुझे शुक्र की दशा मिल रही है, फ्री विल के थ्रू मिसयूज कर लिया। या आपको राहु की दशा मिल रही है, आपने फ्री विल यहाँ पर ये करा कि आपने उसको मिसयूज कर लिया। आपने उसको बिल्कुल भी धर्म के लिए या मोक्ष के लिए
इस्तेमाल नहीं करा तो फिर इनजस्टिस है, फिर आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आपकी प्रारब्ध इनजस्टिस नहीं कर रहा, आप खुद में इनजस्टिस कर रहे हैं, जो आप करंट प्रारब्ध बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे हमने मंगल आत्मकारक की बात की, अगर किसी का आत्मकारक बृहस्पति हो, यानी कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में बृहस्पति हो, और बृहस्पति मान लीजिए ऐसे ही किसी छठे भाव में बैठा हो या आठवें भाव में बैठा, आठवें भाव का ही ले लेते हैं हम, आठवें भाव का बृहस्पति D9 में 12th में चला जाए, तो क्या ये फिर पूरी तरह से दिखाता है डेफिनेटली। मोक्ष? सो अगर आपका बृहस्पति आत्मकारक है तो सबसे पहले तो ये हो गया कि आपके पास बहुत सारी डिवाइन नॉलेज कैरी फॉरवर्ड है। ओके, और आपकी जो नॉलेज है वो धार्मिक नॉलेज है। ओके, और बहुत एक्सपैंडेड है। अगर मान लीजिए वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आप उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप उसको अपने पास रखे हुए हैं एंड यू डोंट वांट टू शो इट ऑफ। मान लीजिए बृहस्पति लगन में बैठे हो तो आप इस नॉलेज को शो ऑफ करेंगे। ओके, अब मोक्ष से वापस मोक्ष में चले गए, 12th हाउस में चले गए, राइट। अब ये डिपेंड करता है, एक तो आपका पूरा नॉलेज धर्म पूरा आपका एसोसिएट हो गया मोक्ष से, बिकॉज ये बृहस्पति 9वें भाव के भी स्वामी हैं और उनकी अपनी मोक्ष राशि भी है, और ये बृहस्पति ही है जो धर्म और मोक्ष दोनों में, धर्म से आपको मोक्ष में ले जाएंगे। तो आपका डेफिनेटली आपकी जो चॉइस होगी या आपका जो माइंडसेट होगा वो उसकी तरफ होगा कि मैं अपने धर्म को मोक्ष की तरफ इस्तेमाल करूं, अपने धर्म को राइट वे में इस्तेमाल करूं ताकि वो मुझे एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस दे। ठीक है, धर्म से हैप्पीनेस लूंगा मैं, गलत तरीके से हैप्पीनेस नहीं लूंगी। अब आप उसका पहली बात तो वो राशि देखिए कौन सी राशि है। हाँ वो भी ज़रूरी है। 12वां भाव तो आ गया, मान लीजिए वो अर्थ राशि हो गई। ठीक है, अर्थ राशि हो गई तो फिर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि उसकी पहली वाली राशि धर्म की हो जाएगी, तो आपका कहीं ना कहीं धर्म से कनेक्ट हो गया। काम की राशि हो गई मान लीजिए वो, तो पहली राशि आपकी अर्थ की राशि हो गई, तो आप फिर अपने हैप्पीनेस को मटेरियल गेन्स से ढूंढेंगे। अच्छा, राइट, आप अपनी आप क्या करेंगे, आप अपनी नॉलेज को मटेरियल गेन के लिए यूज करेंगे। अच्छा मैम, कई लोगों में मैंने देखा है कि एक तो जन्म लिया उन्होंने और जन्म लेने के बाद ही माता पिता के अंदर एक इंट्यूशन आई या उनको कहीं से शिक्षा मिली कि हम तो इसको धर्म के रास्ते ही बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर ही बड़ा करेंगे, और बच्चे को बचपन से वो एनवायरनमेंट मिला कि उसको एक अध्यात्म की समझ डेवलप हुई, धर्म की समझ डेवलप हुई, और बचपन से वो वैसे ही रास्ते पे चल रहा है। दूसरा सेट ऑफ पीपल मैंने देखा है कि उन्होंने बचपन से बिल्कुल अगेंस्ट कहते हैं ना कि एथीस्ट वाले कल्चर में पले बढ़े, उनका माइंडसेट भी एथीस्ट का या था। अपने धर्म पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो, दूसरा confidence धर्म नहीं अच्छा है या ये हाँ, सत्य इस नहीं तरीके है। की, लेकिन अचानक से उनके जीवन में बदलाव आया और वो धर्म के रास्ते पर बढ़ गए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर बढ़ गए। तीसरा सेट ऑफ पीपल मैंने ये देखा है कि जीवन के 35-40 साल तो सिर्फ भर के कमाई की है, बिजनेसेस बनाए हैं, बड़े से बड़ी चीज़ें खड़ी करी हैं, और एकदम से सब छोड़ दिया। तो ये तो क्या ये दशाओं पे निर्भर करता है कि आप कब छोड़ेंगे और कब आप इस रास्ते आएंगे? डेफिनेटली, देखिए टाइमिंग जो हमारी लाइफ में चीज़ों का है वो 2 चीज़ों पे निर्भर करता है, एक दशा, दूसरा ट्रांजिट। कि आपको गोचर से भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि दशा तो बहुत लंबी होती है, लेकिन जब भी कुछ छोड़ना होता है तो वो एक इन्फ्लिक्शन पॉइंट होता है कि बस आज हो गया। कभी कभी आप एक चीज़ को बहुत समय के लिए सोच रहे होते हो पर आप उस पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हो, लेकिन एक दिन आता है जो आपको कहता है आज तो करना ही करना है। आप डाइटिंग कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे मीठा खाना है, बहुत दिनों से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक दिन आएगा नहीं आज तो मुझे खाना ही खाना है या आज से तो मुझे मीठा छोड़ना ही छोड़ना है। तो वो गोचर से आता है, वो टाइमिंग ऑफ द इवेंट उस गोचर से आता है। तो आपने पहला केस बताया कि कोई है उनको संस्कार बहुत अच्छे मिले परिवार के, तो आप ये देखिएगा वो उस परिवार में सेकंड भाव किस धर्म से संबंध बना रहा है, क्या वैल्यूज़ आपको क्या मिल रही हैं, प्लस 9th हाउस में क्या आ रहा है और प्लस 5th हाउस में क्या आ रहा है कि पूर्व पुण्य से उनको वो परिवार मिला, राइट। और लगन एसोसिएट हो रहा है क्योंकि मैं एसोसिएट हो रही हूँ, वरना कई बार क्या होता है आपको धार्मिक फैमिली मिलती है लेकिन बच्चे सीखते नहीं है, दे डोंट वांट टू लर्न।
और दूसरा आपने केस बताया कि एथिस्ट है। पूरी फैमिली ही एथीस्ट है, तो वो तो फिर अगेन इन सबको देखिए, आप सूर्य को देखिए कितना बलवान है, मंगल को देखिए कितना बलवान है। इन केसेस में सूर्य को जरूर देखिए कि आपकी आत्मा कितनी बलवान है, आपकी कॉन्शियंस कितनी स्ट्रांग है, कि आपकी कॉन्शियंस आपको वो करने दे रही है, वरना आप कहोगे अच्छा ठीक है ये मेरे को सूट करता है ना, सब लोग यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करूँगी। थर्ड, वो लोग जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बनाते हैं और वो मंक्स होते हैं, बहुत बड़े मंक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए, हमारे स्वामी जी भी उनमें से एक है। बहुत आपने ग्रो करा, मटेरियल गेन लिया। अब ये इसमें दो केसेस हो सकते हैं। इसमें कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जर्नी, उनको पता है हमारी ये हम बहुत सालों से करते रहे, बहुत जन्मों से करते आ रहे हैं, और वो उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले मैं भोग लूँ, जब तक पाया नहीं तो छोड़ा क्या। ठीक है ना। तो वो अपनी संगति ही ऐसे ही रखते हैं। अब वो सत्संग में रहते हैं, जैसे नवदा भक्ति के 9 फॉर्म्स में वो रहते, किसी ना किसी फॉर्म में रहते ही हैं नवदा भक्ति के, तो वो भक्ति में रहते हैं और उन्होंने डिसाइड किया होता है कि इतना गेन कर लूँगा और इतना छोड़ दूंगा। अब उसमें भी टाइम आगे पीछे होता है, वो दशा ने आके 8वें भाव की दशा आएगी मैक्सिमम, अच्छा, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगी, बिकॉज 8वें भाव ही ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है मोक्ष के लिए। सो 8th भाव से एसोसिएशन आएगा, और 8th भाव हम क्यों कहते हैं, 8th भाव इज द एंड ऑफ लाइफ, राइट। जन्म लिया, पूरी साइकिल पूरी करी आपने और 8th में आए, दैट इज एंड ऑफ लाइफ, और वहीं से फिर आपकी नई बिगनिंग हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, ये रोल खत्म हुआ और नेक्स्ट रोल, तो 8th भाव इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो जब तक आपको 8th भाव ट्रांसफॉर्मेशन का केतु, शनि और मंगल, ये 3 प्लैनेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप त्यागेंगे नहीं। तो त्यागने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये दशा बहुत ज़रूरी है। ओके। और ज़रूरी नहीं कि 8th हाउस के लॉर्ड की हो, 8th में बैठे हुए प्लैनेट भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 8th लॉर्ड की ज़रूरी नहीं है दशा, वहाँ जो प्लैनेट बैठे हैं अगर उनकी दशा भी आई तो भी एब्सोल्युटली, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एब्सोल्युटली। मैंने अभी ही जेन्स में आप संत बन सकते हैं, आप दीक्षा ले सकते हैं और आप त्याग सकते हैं। तो मेरे क्लाइंट हैं, यंग बच्चा है, 24 ईयर ओल्ड। पेरेंट्स बहुत परेशान थे, चार्ट दिखाने आए मुझे कि हमारा बच्चा संन्यास लेना चाह रहा है और एक ही बेटा है। उन पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है ये। तो मुझसे पूछने आए थे क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या ये संन्यास नहीं लेगा या क्या ये वापस आ जाएगा, राइट। बट उसकी 8th लॉर्ड की दशा थी, राइट, तो वो नहीं होगा। अब मान लीजिए उसकी अगर प्लैनेट बैठा होता, उसकी दशा आती अंदर, तो वो शायद वापस फिर से ट्रांसफॉर्म होता। बट लॉर्ड की ही आ गई, 8th लॉर्ड की ही दशा आ गई और लंबी दशा थी। अगर छोटी दशा हो ना तो फिर भी आप सोच सकते हैं, बट कितनी भी छोटी दशा हो, 7 साल से नीचे तो दशा होती नहीं, 60 में तो आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया, राइट। और 7 साल की दशा केतु या सूर्य की ही होगी, जिसने आपकी आत्मा को भी बल दे दिया और वैसे भी डिटैच कर दिया। तो वो प्लैनेट्स वो होगा। मान लीजिए छोटे प्लैनेट की मतलब बैठे हुए प्लैनेट की दशा आएगी, तो वो छोटी दशा हो या अंतर दशा हो, तब आपको ख्याल आ रहा है तो आपका डिफरेंट हो जाएगा थॉट प्रोसेस। ओके मैम, देखिए एक चीज़ कहा जाती है कि मोक्ष के लिए आपको कहीं ना कहीं धर्म, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, धर्म में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उस रास्ते पे तो चलना होगा। एक धर्म है कि आप साधनाएं करें, मेडिटेशन करें, दूसरा धर्म है कि अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेवा भाव में आ जाएं, भक्ति भाव में आ जाएं। तो सबसे पहले तो मैं साधनाओं के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप उससे बहुत अच्छे से रिलेट भी करती हैं, आप खुद भी साधना में हैं इस वक्त। तो साधनाओं का प्लैनेट अगर हमें चेक करना हो कि मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सी साधना की ज़रूरत है या किस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, वो सात्विक साधना हो सकती है, वो तांत्रिक साधना हो सकती है, क्योंकि देखिए तंत्र भी आपको मोक्ष के रास्ते लेकर जाता है। एब्सोल्युटली। वो कैसे चेक करें? मोक्ष के रास्ता बिना तंत्र साधना के नहीं मिल सकता, क्योंकि प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट फॉर्म है तंत्र। हम लोग उसको अलग वे में लेते हैं और कुछ लोगों ने उसको मिसयूज़ किया हुआ है, बट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधना इज तंत्र, बिकॉज अल्टीमेटली तो शिव है
तो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है जो अध्यात्म की राह में चल रहे हैं कि उनको मालूम हो कि उनके डेटी कौन है या किस मंत्र का करना चाहिए। तो इसमें हम कहते हैं प्लैनेट ऑफ साधना, जो फिर हमें इसी से मिलता है, कारकांश से। कारकांश से, अच्छा। एब्सोल्युटली। तो कारकांश लग्न का हमने जो कहा था 12वां भाव, ठीक है, 12वां भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है D9 में, D9 में। तो सब लोगों को अपना D9 चेक करना है। सब लोग अपना D9 खोलें, पहला स्टेप। D9 खोल के D1 और D9 दोनों खोले। ठीक है। D1 में उन्होंने देखा हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट कौन सा है, वो आत्मकारक हो गया। वो किस भाव में गया? D9। D9 में। जो भी भाव है वो हमारा लगन हो गया। ठीक है। अब उससे एक भाव पीछे, यानी उससे 12th हाउस, ठीक है, वहां पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, राइट? वो प्लैनेट हो गया आपका साधना का प्लैनेट, वो आपकी डेटी को डिफाइन करेगा। और अगर कोई प्लैनेट ना हो? अगर कोई प्लैनेट ना बैठा हो तो जो उसके लॉर्ड हैं उसका नक्षत्र वो बताएगा कि आपको कौन से डेटी को फॉलो करना है। और अगर आपको उस चीज से और श्योर होना है तो आप ये देखिएगा कि उसका नक्षत्र आपके लगन के पंचम भाव से क्या संबंध बना रहा है। अगर वो संबंध बना रहा है तो ये इस जन्म में आप उन्हीं डेटी को फॉलो करेंगे जिनसे आप पूर्व जन्म में साधना या एसोसिएशन करते आ रहे हैं। तो ये बहुत इजी है, आप अपना पता लगा लीजिए, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मेरे ईष्ट, ठीक है, कि मेरे ईष्ट हैं ये, क्योंकि ईष्ट क्यों है, ईष्ट को अगर इंग्लिश में कहा जाए पर्सनल डेटी, ये मेरे अपने हैं। क्यों ईष्ट हैं? क्योंकि मैं इनके साथ जन्मों से एसोसिएटेड हूँ, मेरी सोल जन्मों से एसोसिएटेड है। और एक है इस जन्म में मुझे किन से एसोसिएट करना है, क्योंकि आपके ईष्ट ही आपकी साधनाओं में आपको अलग अलग डेटी के पास लेके जाएंगे, राइट? क्योंकि आपको उस जन्म में उस कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है, क्योंकि हर डेटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अल्टीमेटली सब एक है, लेकिन हर एक का एक एक रोल है ना, राइट? तो इस जन्म में क्या साधना करनी है वो प्लैनेट आपको बताएंगे। मुझे लगता है मैम जो लोग भी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हैं उनका कहीं ना कहीं मन तो होता है कि हम भी इस साइकिल से मुक्त हों, और ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ इसलिए मुक्त होना चाहती हूँ। जो हायर फॉर्म बताई है ईश्वर ने, जो कृष्ण ने बताया है कि सबको लौटकर मेरे पास आना है और वही तुम्हारा गोल है, तो जब इतनी बड़ी कृष्ण की वाणी मेरे पास है तो फिर मेरा गोल भी वही बन जाता है और शायद मेरी ऑडियंस का गोल भी वही बन जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने। और आई थिंक मोर देन आप जो कह रहे हैं मुक्त, बहुत सही आपने वर्ड यूज़ करा कि मुक्त किससे होना है? मुक्त स्वयं से होना है, क्योंकि साधना आपको साधती है। साधना का पर्पस ही आपको साधना है कि आपको अपने से ही मुक्त होना है कि मेरे को उसने क्या कह दिया, मेरे को ये चाहिए। अपने जो भी रिलेशनशिप है, ऋणाणु बंधन है, सबको ख़त्म कर देना है। क्योंकि अगर आप उम्मीद ही नहीं रखेंगे कि उसने क्या कह दिया, या ये चाहिए, या मेरे को वो अचीव करना है, या मेरे को उससे बदला लेना है, तो सब खत्म। तो वो जो मैं है, मैं से ही मुक्त हो गई मैं। और पता है मैम, एक चीज़ ये मैंने अपने पिताजी से सुनी थी, लेकिन बहुत लोगों के जीवन में मैंने ये घटित होते हुए देखी है और अपने जीवन में भी देखी है कि जो भी रास्ता आपको इस जन्म में शरीर में बहुत अच्छा लग रहा है, आपके कुछ प्लेजर्स होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ अचीव करना होता है, किसी को पाना होता है, ये सब अगर आपके आध्यात्मिक रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं और आपकी यात्रा ही सोल की इस जीवन में आध्यात्मिक है, तो फिर हर्डल्स आते हैं और ईश्वर छुड़वा देता है आखिर में वो चीज़ें। डेफिनेटली। और जब हम प्लैनेट्स पे चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कौन सा ये प्लैनेट है जो इन हर्डल्स को लाता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, कि आपके स्पिरिचुअल हर्डल्स कहा जाता है। स्पिरिचुअल ऑब्स्टिकल्स, स्पिरिचुअल हर्डल्स कौन लाता है? आप देखेंगे कई लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं लेकिन फिर वापस हट जाते हैं। क्यों? टफ भी है, साधना आसान नहीं है, साधना बहुत मुश्किल है। जो लोग कहते हैं साधना का मार्ग आसान है कि हम छोड़ देते हैं सब कुछ, वो जीवन अच्छा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसमें आपको नियम से बाधित हैं, आप वो नियम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो क्यों कोई छोड़ देता है? तो वो भी कोई करता ही है, किसी का कोई तो कारक है ही है।
तो मैम मुझे लगता है कि हम इस पे अभी बात कर सकते हैं अगर कि कौन सा ज़रूर। प्लैनेट ऑब्स्टिकल लाता तो है। अगर आपके जो मैंने 12th बोला, 12th हाउस में शनि और राहु का संबंध आ रहा है D9 या D1 में? D9 में। D9। अब हम सब कुछ जो है D9 चार्ट D9 में से करेंगे, करते और हैं, सबसे ठीक मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप D9 चार्ट ही खोले ठीक है, रहें ठीक अपना, और अपना कारकांश लग्न पे दृष्टि बनाए रहें। ठीक है। बेशक अपना चार्ट बना ले और कारकांश को लग्न बना ले। ठीक है, तो 12th हाउस देख लीजिए, वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, 12th हाउस देख रहे तो हैं। 12th हाउस में मान लीजिए शनि और राहु आ गए, तो वो आपकी जर्नी में डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स लाएंगे। और मान लीजिए ये अष्टम से संबंध बना रहे हैं, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे और फिर रुक जाएंगे, या आप पहले रुक जाएंगे और बाद में प्रोग्रेस करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपकी दशा क्या आ रही है, बट वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल्स देता है। ठीक है। अब ये स्ट्रगल्स, एक अगर राहु आता है तो ये स्ट्रगल अलग तरह के होते हैं, और शनि आता तो स्ट्रगल अलग तरह के होते हैं। शनि आता तो आलस्य वाला स्ट्रगल होता है कि अरे कौन उठ के करेगा, क्या करेगा, या प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, एब्सोल्युटली प्रोक्रेस्टिनेशन वाला। लेकिन अगर राहु आते हैं तो भारी स्ट्रगल होते हैं। आप साधना कर रहे हैं, आपको भारी तत्व आके रोकेंगे, आपकी साधना आपको पूरी नहीं करने देंगे, आपको आगे नहीं ले जाने क्या देंगे। मेटाफिजिकल वर्ल्ड के? मेटाफिजिकल वर्ल्ड के ओह, आपको आते हैं। एंड मैं आपको एक केस बताती हूँ, मेरे कोई जानकार हैं, वो बचपन से 3 साल से बहुत ज़बरदस्त शिव भक्त हैं वो, और वो शिव की आराधना कर रही थी, और कुछ नहीं, उनको बचपन से कुछ नहीं था, ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। जब भी कुछ होता था, स्कूल में लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, घर में बैठ के उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई हो गया बाय द एज ऑफ 30 कि बहुत अच्छा उनका मेडिटेटिव हो गया, और उनका काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन उनको एनर्जीज फील होती थी, और वाकई उनके पास आके कोई बैठ जाता था। अब उनको डर लगने लगा, तो वो आए मेरे पास चार्ट दिखाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। राहु का संबंध बन रहा था। अब राहु का संबंध बन रहा है, तो अब आप कैसे निकलेंगे इससे? गुरु का आशीर्वाद। तो आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। दिस इज द टाइम कि आपको गुरु की शरण में जाना है। अब वो गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो अलग टॉपिक बन जाता है। और कौन से प्लैनेट्स हैं मैम? आपको सपोर्ट करने वाले प्लैनेट केतु हैं, अच्छा, बुध हैं, और बृहस्पति हैं। केतु आपकी जर्नी को बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है, वो रियल स्पिरिचुअलिटी वाली जर्नी है। बुध की जर्नी अलग है। बुध की जर्नी आपको साधना की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जाएगी, लेकिन बुध की जर्नी आपको शास्त्रार्थ कराएगी, कि आप शास्त्रों का ज्ञान लेंगे, आप आप अपने धर्म का ज्ञान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये बुध राहु के नक्षत्र में हुआ या राहु से एसोसिएट हुआ, तो आप किसी और धर्म का ज्ञान लेंगे, फिर अपने धर्म पे नहीं टिकेंगे आप, ठीक है, राइट। मतलब आप कहेंगे मेरा धर्म ठीक है, बट आई एम मोर अट्रैक्टेड टू द अदर धर्म। अगर आप का ये बृहस्पति हैं, ठीक है, तो आपको गुरु से ज्ञान मिलेगा डेफिनेटली। आपका ज्ञान और आपका वे फॉरवर्ड गुरु से होगा। अब बहुत लोगों को गुरु तो मिल जाते हैं, लेकिन गुरु मंत्र नहीं मिलता है, राइट। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पंचम और अष्टम से क्या रिलेशनशिप आ रही है आपकी, और आपके लगन से क्या रिलेशनशिप आ रही है। क्या आपका लगन पंचम अष्टम और गुरु से संबंध बना रहा है, और आपको वो दशा मिली है कि नहीं मिली है। हो सकता है गुरु आपको, अभी कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे गुरु मंत्र तो मिल गया है, लेकिन मेरे को मंत्र कीलित मिला। अभी मेरे गुरु ने मंत्र को उत्कीलन नहीं करा है, तो कब मिलेगा, उत्कीलन कब होगा? तो ऐसा भी होता है कि मंत्र मिल गया पर अभी मंत्र कीलित है। गुरु ने कहा अभी आप रेडी नहीं हो, क्योंकि गुरु को पता होता है कि आप कब रेडी हो, और उनको सब पता है कि आप ये डेटी कौन है, सब हैं। और अब रियली में अपनी चार्ट में उठा के देख लीजिएगा, वो 12th हाउस जो भी मंत्र मिला होगा गुरु से, वो डेफिनेटली एसोसिएटेड होगा 12th हाउस से। और मैम जो बाकी के प्लैनेट्स बचे, जैसे चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, और मंगल हो गया, शुक्र हो गया, अगर ये प्लैनेट्स हो किसी के D9 में 12th में, तो शुक्र अगर आपके आ रहे हैं तो आपको फिर से आराधना बहुत कराएंगे, और जो है वो आपको बहुत लॉन्ग एंड बहुत डेडिकेटेड साधना करवाएंगे। एंड ये जनरली देवी की साधना होगी, और वेरी हाई चांसेस कि ये तामसिक साधना होगी। ओके, शुक्र की साधना आपकी तामसिक साधना होगी, और बहुत घंटों घंटों तक आप कर सकते हैं। शुक्र आपके साथ ये कराएंगे। चंद्रमा आपका मूड स्विंग करेंगे, आज कर ली, आज एक भगवान पसंद आ गए, कल दूसरे आ गए, परसों तीसरे आ गए, आज कर ली फिर गैप दे दिया, फिर परसों कर ली फिर गैप कर दिया। बट
अगर चंद्रमा पे कोई स्थिर प्लैनेट का आ गया या चंद्रमा स्ट्रांग हुए, आप हम सबको मालूम है चंद्रमा स्ट्रांग कब होते हैं, बली कब होते हैं, चंद्रमा स्ट्रांग हुए तो फिर मन पर आपको कंट्रोल आ गया। इनफैक्ट अगर नीच के चंद्रमा हुए तब भी आएगा, और अमावस्या के चंद्रमा हुए तो बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत गहरी साधनाएं होंगी आपकी। एंड मोस्ट लाइकली देवी की साधना होगी, देवी उपासना होगी चंद्रमा में। और सूर्य और मंगल? सूर्य और मंगल भी आपको दृढ़ता देंगे, डेफिनेटली दृढ़ता देंगे, लॉन्ग टर्म दृढ़ता देंगे। सूर्य की दृढ़ता थोड़ी कम हो सकती है बट और सूर्य की दृढ़ता बहुत ज़्यादा आत्मिक होगी, डेफिनेटली धर्म होगा, डेफिनेटली। मंगल की दृढ़ता तो होगी, मंगल की वो एनर्जी और कन्विक्शन होगा, लेकिन मंगल की भी चांसेस हैं कि आप एब्रप्टली अपनी साधना को चेंज करेंगे। अच्छा। और वो एब्रप्ट साधना का चेंज या तो खुद से आ सकता है या आपके इष्ट से आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि मंगल की प्लेसमेंट और मंगल पे किसका प्रभाव है। खुद से भी आ सकता है और इष्ट से। बहुत लोगों को सपने में साधनाएं मिलती हैं, हाँ, यस, राइट। आभास होता है साधनाओं का। कोई चलता हुआ एक बता जाता है कि आपको लगा उसने ये मंत्र बोला है, बहुत लोगों के साथ ये होता है। तो वो मंगल और सूर्य के केस में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी कुछ मुझे लगता है आज मेरे दर्शकों के लिए और मेरे लिए पर्सनली मुझे मैम मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने इतना ब्यूटीफुल इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू। मैं विश करती हूँ कि सब लोग अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ें, चाहे छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटे छोटे मंत्र लें। कोई ज़रूरी है कि बहुत बड़ा टफ मंत्र लें। ओम का जाप भी बहुत है, पर करें ज़रूर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिगिन नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मैम जी। थैंक यू सो मच। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके नवांश यानी कि D9 चार्ट में 12th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। और जो हमने बातें करी, देखिए मैंने तो बहुत एसोसिएट किया खुद को, और मैंने जब अपनी कुंडली पे अप्लाई किया तो मुझे लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझ पा रही हूँ कि अब क्यों घटित हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अनुभव शेयर करते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।